हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, यानी कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किस किस सेक्टर में क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से लोग वहाँ पर नियोजित हैं। इसके साथ ही हम समझेंगे 3 सेक्टर्स के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में। तो ये एनसीईआरटी बुक्स है, जिसमें कि पहले हम समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स में हमें क्या समझाया गया है। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी का लेटेस्ट संस्करण है 2020-21 का। देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सबसे पहले ये समझाया गया है कुछ कार्यरत व्यक्तियों की फ़ोटो दी गई। जैसे ये एक पोस्टमैन है, पहले चित्र में एक पोस्टमैन नज़र आ रहे हैं, पोस्टमैन है। दूसरे चित्र में एक कूली है, तीसरे चित्र में एक ईंट बनाने वाले कारीगर हैं, चौथे में फूल का काम करने वाले लोग हैं, और 5वें में दुकान में काम करते हैं, खुद का एक बिजनेस चलाने वाली लेडीज़ हैं। इन चित्रों से आप क्या समझ, सबके काम अलग अलग लग रहे हैं। इसमें मालिक कौन है? जिनकी खुद की दुकान है, वो निजी क्षेत्र में है। ये अगर पोस्टमैन सरकारी नौकरी में, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। भट्ठा मालिक, ये लोग काम जो कर रहे हैं, ये सब असंगठित क्षेत्र में है। और ये जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो संगठित क्षेत्र होता है, या किसी लिमिटेड कंपनी में होना भी संगठित क्षेत्र, जहाँ पे कुछ कलेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, जिनका फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो अब पहले चैप्टर में पहले पेज में ये समझाया गया। दूसरी चीज़, जो हम विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो पहले इनको समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम, इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूँ बीज को हमने प्राकृतिक चीज़ खेत में डाला, उससे उपज पैदा की, जानवर को खाना खिलाया, उससे दूध दिया, इस तरह की चीज़ें। कोयले को खदान से कोयला निकाला, लोहा निकाला, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो भी प्राकृतिक होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। पेड़ पौधे उगाना, सब्जियां उगाना, खेती करना, ये प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र होता है इंडस्ट्रीज क्षेत्र। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण किया जाता है, उनको दोबारा बनाया जाता है। ठीक है। इसमें द्वितीय क्षेत्र में क्या है? जैसे हमने कपास से कपड़ा बना दिया, तो कपास तो नेचुरल चीज़ है, कॉटन, लेकिन कपड़ा नेचुरल नहीं है, उसको हमने उसमें मॉडिफाई करके कुछ बना दिया। लोहे से कार बना दी, लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? जहाँ पर हमने किसी मॉडिफाई करा प्राकृतिक चीज़ से और नई चीज़ बना दी, इंडस्ट्रीज़ क्षेत्र कहलाता है, जिसे कहते हैं द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है, इन सब के अलावा जब हम कोई वस्तु न बना के सेवाओं का सृजन करते हैं,
तो उसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या होता है? जैसे ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवा में लगे हुए लोगों का जो क्षेत्र होता है वो होता है। जैसे मान लो कि किसान ने फसल का उत्पादन किया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने ले जाने के लिए जो वो परिवहन के साधनों का प्रयोग करेगा, वो क्या है? ट्रेन, ट्रक, ये सब क्या होंगे? वो गतिविधियाँ जो परिवहन होगा वो क्या होगा? इनकी हेल्प करेगा, और वो सेवा क्षेत्र कहलाएगा या तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। अब मैं अभी यही बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि पशुपालन में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लगभग 50% लोग तो इसी में लगे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 20% और तृतीयक क्षेत्र में लगभग 30% लोग हैं। इसको और डिटेल में हम आगे समझेंगे। चौथे नंबर पेज पे ये बताया गया है कि ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे मैंने बताया आपको, और यहाँ पे समझाया भी गया है कि जो लोग ये हैं, कुछ लोगों का उदाहरण देके प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में विभाजित करें। जैसे एक दर्जी है, वो कपड़े को सिलता है, तो मैंने बताया आपको कपड़े को बनाना प्राकृतिक चीज़ नहीं है। प्राकृतिक चीज़ तो उसका कॉटन को उपज पैदा करना, तो वो कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। कुरियर पहुंचाने वाला क्या कर रहा है? कोई नई चीज़ नहीं बना रहा, सर्विस दे रहा, तो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। मधुमक्खी पालक नेचुरल चीज़ से नेचुरल चीज़ पैदा कर रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में कहलाएगा। इसी तरह इन सबको आप थोड़ा देर इसको रोक के और जूम करके इसे देखिए कि क्या किस क्षेत्र में जाएगा। कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके बताएं। अब आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 में तीनों क्षेत्रों की तुलना की गई है। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए ये यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा उनका योगदान किसका क्या है। ये इसको यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसों में जो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं वो सर्विस सेक्टर दे रहा है। ये ग्रीन वाला, ये है तृतीयक क्षेत्र, थर्ड क्षेत्र, ये है द्वितीयक क्षेत्र, और ये प्राथमिक क्षेत्र। तो आपने देखा कि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा रोजगार करने वाले लोग, नियोजित लोग कहाँ पर? प्राथमिक क्षेत्र। और थर्ड यानी तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में। हिस्सेदारी के रूप में देखिए, पहले 1973-74 से तुलना की गई 2013-14 की। 40 साल में क्या चेंज आया है, यानी कि कृषि का महत्व निरंतर कम हो रहा है। रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ साफ साफ कि पहले 77-78 में तो 71% लोग ये प्राथमिक क्षेत्र में थे, कृषि पशुपालन में। कृषि में और पशुपालन में ये 71% थे। अब क्या है? 44%, 50 से भी कम हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि सेवा क्षेत्र में रोज़गार तृतीय क्षेत्र में 30% के आसपास है, और बाकी बचे हुए वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, यानी जिनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जब तक वो अच्छे से काम करते हैं फैक्ट्रियों में उनको रखा जाता है, इसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर उसे आंकड़ों को बताया गया है। इसके बाद देखिए ये क्या किया जा रहा है? गुड़ बनाया जा रहा है। ये भी एक कह सकते हैं आप प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। फिर देखिए कुछ लोग पेंट का काम कर रहे हैं। ये क्या है? असंगठित क्षेत्र है। यहाँ पर कोई जो भी संगठित क्या होता है, सर्विस के कुछ रूल्स होते हैं
और उनको रोज़गार मिलने की कुछ गारंटी रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डेली बेसिस काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र के हैं, और जो डेली तो काम करते हैं लेकिन जिनके पास नियम कानूनों की सुरक्षा है और रोज़गार की एक निश्चितता होती है कि रोज़गार हमें मिलेगा ही मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा, तो वो लोग संगठित होते हैं। और जिनको ऊपर कोई नियम कानून अच्छे से लागू नहीं होते, उनके रोज़गार की सुरक्षा से संबंधित, वो असंगठित होते हैं, ध्यान रखना। और निजी और सार्वजनिक मैंने बताया है कि निजी जिसका मालिक स्वयं कोई एक व्यक्ति होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में उस क्षेत्र के मालिक, उस उद्योग का मालिक या तो सरकार होगी या एक लोगों का समूह होगा जो किसी नियम कानून से लिमिटेड कंपनी के नियमों से बंधा हुआ होगा। इस तरह से ये हम देखते हैं। इस पाठ में मेनली यही बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बारे में, फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में, और फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बारे में। अब ये जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि कांता जो एक ऑफिस में काम करती हैं, वो नियमित कर्मचारी हैं, और एक कमल जो है अपने पड़ोसी की दुकान में काम करते हैं, तो उनसे संबंधित जो ये चीज़ बताई गई है। फिर इसमें 2 उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया है, कांता का उदाहरण और कमल का उदाहरण। जहाँ कांता एक ऑफिस में काम करती हैं और कमल एक दुकान में काम करता है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा संगठित क्षेत्र है, जहाँ पर ऑफिस में सारे नियम कानून के अनुसार काम करते हैं। और कमल प्राइवेट दुकान में, जिसे कोई सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता, छुट्टी अगर करेगा तो उसका वेतन कट जाएगा। इस टाइप की समस्याएं रहती हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में। अब ये जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह अभी कह रहे हैं, जो लोग किसी दुकान में या किसी प्राइवेट जगह काम करते हैं उनका संरक्षण कैसे हो, इसके उपाय बताए गए हैं इस चैप्टर में। बेसिकली उसके लिए कुछ नियम कानून सरकार ने बना भी रखे हैं जिनको फॉलो करवाने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए कोई ये एक समझाएगा, जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक श्रमिक सब्जियां बेचते हैं, ठेला खींचते या कुछ अन्य काम करते हुए देखे जाते हैं। जैसे इस समय लॉकडाउन के पीरियड में भी ऐसा देखा गया है। अब देखिए सरकार के अलावा कुछ लिमिटेड कंपनियां भी होती हैं, जैसे रिलायंस, जेपी और बड़ी बड़ी टाटा, जो कि अपने क्षेत्र के कार्मिकों का एक नियम कानून के अनुसार नियोजन करती हैं, तो वो भी एक अच्छी सुविधा, उसे भी संगठित क्षेत्र कहेंगे। अब अभ्यास प्रश्नों की बारी आएगी। इन अभ्यास प्रश्नों को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं निरंतर, तो इनको अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।